पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा कि हम सभी लोग अपने अब हमारी कार्य समिति का प्रथम सत्र प्रारंभ हो चुका है। मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो आज हमारी इस कार्य समिति के अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ के साथ में। अब मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र श्री श्रेष्ठ नारायण जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन जी का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा श्रेष्ठ नारायण जी से ही कि वो हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत करें। महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिसे आग्रह करूंगा मुकेश जी से कि उप मुख्यमंत्री माननीय केशव जी का स्वागत करें। और इसी के साथ श्री कृष्ण लोधी जी जो जिलाध्यक्ष लखनऊ, आपसे भी आग्रह है कि हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करें। क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण जी से आग्रह है कि इसके बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी का स्वागत करें। मैं समस्त मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए आग्रह करूंगा अपने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, जिन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच से लगातार काम करते हुए एक लंबे समय तक एक साधारण परिवार से निकलकर साधारण कार्यकर्ता रहते हुए भी आज इस मुकाम को हासिल किया है, जिनके नेतृत्व में हम सभी ने उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः सरकार बनाई है। ऐसे अध्यक्ष जी का मैं आग्रह करता हूं कि आए और इस कार्य समिति को संबोधित करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन दें। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा हम सभी लोग ताली बजाकर एक बार स्वागत करें। मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय करमवीर जी, हमारे सभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे पूर्व हमारे सुनील ओझा जी, संजीव चौरसिया जी, सत्या कुमार जी, श्रीमती रेखा वर्मा जी, विनोद सोनकर जी, हरीश द्विवेदी जी, राजकुमार चाहर जी,
आदरणीय जनरल बीके सिंह जी, आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, आदरणीय डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान जी, आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय बीएल वर्मा जी, आदरणीय भानु प्रताप जी, आदरणीय पंकज चौधरी जी, आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, आदरणीय विनय कटियार जी, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ, जब हम लोग छोटे कार्यकर्ता के रूप में थे तो यहाँ ऐसे वरिष्ठ दो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे प्रेमलता कटियार जी बैठी हैं और केशव मेहरा जी, बहुत पहले संगठन महामंत्री होते थे। उनके साथ आप सभी को प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। प्राचीन कौशल के राज्य की धरा लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से आत्मीय अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। मित्रों, 16 जुलाई 2021 को हम सभी जब एक साल पूर्व मिले थे, तब विधानसभा चुनाव की आहट हमारे आंगन में गूंज रही थी। उस समय भाजपा के पंचायत चुनाव में शानदार विजय श्री का वर्ण किया था। आज हम सभी जब पुनः मिल रहे हैं, हम तमाम चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के कार्यों के आधार पर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होकर यहां हम सब बैठे हैं। इसी शानदार जीत के हकदार भाजपा संगठन के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिनके अथिक परिश्रम से भाजपा को विजय श्री मिली है। अब हमारी नवनिर्वाचित सरकार अपने नए बजट के साथ लोक कल्याण संकल्प को गीता की तरह पूज्य मानकर गांव विकास की नई धारा बहाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पुनः सेवा का अवसर देने के लिए जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत एवं वंदन करता हूं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय योगी जी के संकल्प समर्पण से उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसके लिए हमें संगठन सूत्र के साथ संगठन सूत्रधार का अभिवादन किए बिना हमारा यह समागम अधूरा रहेगा। इस विजय अभियान में गृह मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी, प्रदेश के चुनाव प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, सभी सम्मानित सह प्रभारीगण, केंद्र के वरिष्ठ नेताओं एवं माननीय मंत्रियों की भूमिका के लिए मैं अध्यक्ष के नाते प्रदेश के इकाई की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐतिहासिक जनादेश प्राप्ति के इस महाअभियान में प्रदेश संगठन के संगठन मंत्री सह करमवीर जी और सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्र के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मंडल पदाधिकारी, सेक्टर बूथ पन्ना प्रमुख के सभी परिश्रम की पराकाष्ठा से भाजपा उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारी यह सफलता सभी के सम्मिलित सफलता से है। इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं योगी आदित्यनाथ जी की जन जन का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके लिए प्रदेश के अपने करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के लिए उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो सपने देखा था सहसों में भोले नयनों से, स्वर्णिम इतिहास उमंग भरा चित्रित था मन में वचनों में,
यह देश बनाएंगे ऐसा जैसा जिसमें स्वतंत्रता खिलती हो, चिर शांति सुमति उन्नति सरिता पग पग पर आकर मिलती है, पग पग पर पुनः प्रयाग बने काशी मथुरा कानन बरसाना, युग युग के स्वप्न संजोए जो हमको पूरे कर दिखलाना, फिर से राम राज्य भारत के खिलते कानन में बिकसाना। मित्रों, आज साथियों, भारत के स्वर्णिम विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में सनातन संस्कृति के स्वर्ण काल के सृजन की धरा है। यह विश्व के आराध्य देव महादेव और राम कृष्ण की धरा है। यह वह उत्तर प्रदेश है जहां गंगा की धारा अविरल प्रवाहित होती है। मां गोमती के गोद में इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ लक्ष्मणपुरी जन जन के रक्त में राजनीतिक विचारधारा को पोषने वाली इस धरा से भाजपा के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। मित्रों, अविनाशी धरा काशी से स्वयं प्रधानमंत्री, हम सबके विश्व के नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहे हैं। राजधानी से आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व निभा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है, उत्तर प्रदेश भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी को अपने सौभाग्य पर गर्व महसूस होता है। मित्रों, गर्व है। मित्रों, आज भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोते हुए अपने संगठन की नीतियों से देश भर में भाजपा को सशक्त किया, वह विश्व के किसी देश के इतिहास में देखने, पढ़ने, सुनने को नहीं मिलेगा। मित्रों, ऐसा संगठन है हमारा, ऐसा हमारा तेजस्वी नेतृत्व है। कार्यकर्ताओं के सतत परिश्रम से भाजपा हर घर, हर गली, हर गांव, हर गली, हर व्यक्ति के मन तक पहुंच बनाने में सफल है। माननीय मोदी जी की सरकार के सफलतम 8 वर्ष भी कल पूर्ण हो रहे हैं। इन 8 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर व्यक्ति के सरोकारी विकास को विस्तार दिया है। इनका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के संगठन शिल्पी शक्ति, संकल्प और निरंतर प्रयत्नशीलता को जाता है। हमारी विचारधारा के पितृ पुरुष तथा हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, मानव शरीर के सभी अंग जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से क्रियाशील रहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के विभिन्न घटक भी राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। प्रदेश में बिना रुके, बिना थके हमारे कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए, अभियान चलाए। 100 दिन 100 कार्य योजना की पार्टी ने क्रियान्वित किया, जिसका परिणाम रहा कि भाजपा न केवल विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, बल्कि विधान परिषद में चुनाव में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मित्रों, अर्जित किया। पहली बार विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। जीत के ध्येय के साथ हमने सभी मोर्चा, जातियों, वर्गों, श्रेणियों, बुनकरों, महिला, व्यवसायी, सहकारिता, चिकित्सा, विधि, एनजीओ, व्यापारिक संगठन, किसान, धार्मिक संगठनों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, मीडिया स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं, प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किए और सभी को अपनी विचारधारा से अवगत कराया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन, आदरणीय योगी जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारे विधानसभा चुनाव में इतिहास तो रचा है। तमाम शिक्षकों, तमाम मिथकों व भ्रमों को भी तोड़ा है। इससे हमने प्रदेश ही नहीं, देश के
राजनीति को नई दिशा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों बाद किसी दल की दोबारा सरकार वापसी हुई है। ये ऐतिहासिक विजय है, ये अभूतपूर्व विजय है। वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, शोषणकारी राजनीति पर राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक राजनीति की विजय है और आपकी विजय है। ये युगांतकारी परिवर्तन हमारे नेतृत्व, हमारे निर्णायक नेतृत्व, अद्वितीय संगठन शक्ति, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के तप, तपस्या, संकल्प, समर्पण का ही अमृत परिणाम है। इस विजय पताका ने हमने आत्मगौरव दिया है, राष्ट्र गौरव वापसी का अमृत दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कल्याणकारी नीति की प्रामाणिकता दी है। मित्रों, यह यात्रा अटल है, अविरल रहे। इस संकल्प के साथ हमें संगठन शक्ति को आगे भी सशक्त करना है। श्रद्धेय अटल जी के वह शब्द मुझे याद है, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घिड़ा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमने अपने कदम मिलाए, बढ़ाए और विजय की ओर उन्मुख हुए। आज परिणाम दुनिया के सामने है। आज कनाडा से जब मां अन्नपूर्णा जी की मूर्ति लाई जाती है और कोसों की पावन यात्रा के बाद काशी में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जन जन का मन जिस तरह आनंदित होता है, इसको हमने देखा है। मित्रों, यह देश की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है और इसके प्रणेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मित्रों, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसी विभूतियों की प्रेरणा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवी नड्डा जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वच्छ छवि तथा करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा और बूथ बूथ संगठन के सशक्त ढांचे एवं सरकारी राजनीति के बदौलत 2024 में पुनः एक बार प्रचंड जनादेश के लिए मिलकर कार्य करना है, अपने अभियानों को गतिशील देना है। साथियों, अब मेरा मानना है समावेशी राजनीति की जिस सीढ़ी पर प्रदेश की भाजपा को चढ़ना आरंभ किया है, वो रुकना नहीं चाहिए। हमको इस पथ पर निरंतर चलते रहना है, बिना थके, बिना रुके, अवरोधों को ढकेलते हुए। हम रहें न रहें, लेकिन ये मशाल जो हमने मिलकर जलाई है, वह निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए। इस अबाध यात्रा में मुझसे भी कोई गलतियां हुई होंगी, त्रुटि हुई होंगी, किसी का मन दुखा होगा, कोई कुछ न मिलने से दुखी होगा, लेकिन हम सब एक ध्येय के लिए कार्यरत हैं। यह ध्येय पूज्य है, इसी के सहारे हमें हर समय गतिमान रहना है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, इसलिए अपनी आस्था, विश्वास, पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते हुए भारत का माता की समृद्धि, सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसकी प्रसिद्धि में वृद्धि करने के लिए पूरी क्षमता से हम एकजुट होकर जुटेंगे। इसी के विश्वास के साथ आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम।
बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनके नेतृत्व में हमने 2022 के चुनाव में इतिहास रचा है, साधारण शरीर असाधारण व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफियावाद और गुंडाराज से मुक्ति दिलाई है। 100-150 की लुंगी, 100-150 की बंडी, प्लास्टिक की चप्पल जिनके तन पर है, लेकिन सदैव भारत माता की जय के लिए संकल्पित मां भारती के ऐसे लाल उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सबको संबोधन करें। हम सब लोग एक बार खड़े होकर अपने स्थान पर ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री क्रमवीर जी, प्रदेश के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक सफलता के बाद जुलाई 2021 के बाद हम सब सामूहिक रूप से एक साथ यहाँ पर एकत्र होकर के मिलन के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेताओं के योग्य नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मिथकों को, तमाम षड्यंत्रों को धूल दूषरित करते हुए 37 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। जो सरकार अपना कार्यकाल कुशलतापूर्वक पूर्ण की हो और फिर से सरकार बनाई हो, उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद इस प्रकार का अवसर आया है। मैं इसके लिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, हम सब ऐसे अवसर पर यहां एकत्र हो रहे हैं जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पूरी मजबूती से आगे बढ़ चुकी है। और कल 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। इस अवसर पर मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का और सभी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन 8 वर्षों में देश
एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमें अपनी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और जीवन के हर क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई प्रगति अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और यह इस नए भारत को दुनिया के नेतृत्व के रूप में हम प्रस्तुत करते हुए देख रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के इन सफलतम कार्यकाल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का, अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया था और इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस यात्रा को आगे बढ़ाया वो आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के सामने जो पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक अविश्वास की स्थिति पैदा की थी, प्रदेश के बारे में जो धारणाएं देश और दुनिया में बन चुकी थी, इन 5 वर्षों में भले ही 3 वर्ष ही हमें कार्य करने को मिले हों, 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के प्रबंधन और उससे प्रत्येक नागरिक को राहत मिल सके, इस दिशा में जो प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाए थे, इसमें ज्यादा समय हमारा प्रबंधन और इससे आम नागरिक को राहत मिल सके, इसमें ज्यादा समय हम लोगों को लगाना पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी, राजनीतिक दलों के बारे में, सरकारों के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता की क्या धारणा थी, और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उस समय तक जनता के मन में राजनीतिक दल और सरकारों के बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, यह भी आप सबके सामने है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार और संगठन ने मिलकर के 5 वर्षों तक जो अनथक प्रयास किए, परिश्रम की पराकाष्ठा तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का परिणाम हम सबके सामने रहा। केंद्र सरकार की जिन योजनाओं में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश सबसे पिछले पायदान पर खड़ा रहता था, आज उन सभी योजनाओं में लगभग 4 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करती है। उन योजनाओं में जिनमें पहले उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं होता था, आज उन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ देश के सामने अपनी एक नई पहचान के रूप में सबके सामने खड़ा है। चाहे वह प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का कार्य, मित्रों बहुत बड़ा कार्य था ये। जब स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी, उस समय तमाम विरोधी दलों के द्वारा तमाम प्रकार की बातें कही जा रही थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सहयोग के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। दुर्योग से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय की जो सरकार थी उसकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। जिस उत्तर प्रदेश को 2,61,00,000 घरों में एक शौचालय बनाने थे, 2.5 वर्ष में उस उत्तर प्रदेश में मात्र 25 लाख शौचालय बन पाए थे और इस लक्ष्य को प्राप्त करना था मात्र 4 वर्ष के अंदर। 2.5 वर्ष बीत गए। अब 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद मात्र 1.5 वर्ष का कालखंड था जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई।
यद्यपि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की चुनौती को भी देखा और उन्होंने उस समय इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया कि देश स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब इसे 1 वर्ष तक और इसको विस्तार देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहले से निर्धारित समय था, अक्टूबर 2018 में ही उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने की कार्रवाई को संपन्न करने 2,61,00,000 शौचालय बनाकर के उस लक्ष्य को प्रदान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। मैं देखता हूं आज भी विपक्षी दलों के लोगों को यह लगता है कि शौचालय बनाने का काम एक सामान्य कार्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, यह एक बहुत यानी पूरी भारत की तस्वीर को बदलने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस रूप में 2014 के पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में जाते थे, गांव की गलियां पैदल चलने लायक नहीं होती थी, गंदगी का अंबार होता था, बदबू देखने को मिलती थी। स्वच्छ भारत मिशन के बाद, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू होने के बाद आज गांव साफ सुथरे हैं। गांव में आप पैदल भी जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। एक पक्ष इसने गांव की तस्वीर को बदला है, इसकी दूसरी तस्वीर इसने नारी गरिमा की रक्षा की है और इसकी तीसरी तस्वीर इसने हजारों बच्चों को असमय काल कलवित होने से बचाया है। इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से बचाने में इस अभियान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप में से बहुत सारे पदाधिकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित उन क्षेत्रों में देखे होंगे जहां पर हजारों मौतें हर वर्ष केवल मस्तिष्क ज्वर और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से होती थी। स्वच्छ भारत मिशन लागू होने के बाद, ईमानदारी के साथ उसे लागू होने करने के बाद आज इंसेफ्लाइटिस से जिस उत्तर प्रदेश में 1,500 से 2,000 मौतें प्रतिवर्ष होती थी, हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावी कार्य योजना को लागू करने के बाद उसकी सफलता के साथ इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। 95% मौतों को रोकने का मतलब एक उस बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई कि आखिर परिणाम क्या है? परिणाम है जो एक मासूम काल कलवित होता था बीमारी से, स्वच्छ भारत मिशन ने आज उसे भी जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके जीने का अधिकार दिया है और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण। भाइयों बहनों, आज अनेक ऐसी योजनाएं, कोई सोचता था कि गरीबों के पास भी अपना मकान होगा। 43.5 लाख ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 43.5 लाख गरीबों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से एक आवास को उपलब्ध हो जाना। ये केवल एक आवास की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि आवास योजना के माध्यम से उन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का भी एक बेहतर प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इस प्रकार की अनेक उन योजनाओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के डबल इंजन का एहसास उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कराने में सफलता प्राप्त की और उसका परिणाम जब सरकार और संगठन इन योजनाओं को लेकर के प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचा, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा, उसका परिणाम रहा कि जो तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन महागठबंधन को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर
फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया। जो एक सपने पाले हुए थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे तो उस षड्यंत्र से इस प्रकार की तस्वीर पैदा हो जाएगी और उस तस्वीर से हम खंडित जनादेश के माध्यम से फिर उत्तर प्रदेश में अपना जो लूट तंत्र है उस लूट तंत्र को आगे बढ़ाएंगे। वह पूरी तरह बेनकाब साबित हो चुका है। भाइयों बहनों, 2022 का जनादेश बहुत स्पष्ट संकेत करता है कि अगर आप कार्य करेंगे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं तो जनता जनार्दन भी उसी मजबूती के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देगी। आपने चुनाव में देखा होगा कि आधी आबादी ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके पीछे उसे एहसास हुआ जो बेटियों और बहनों के सामने सुरक्षा का संकट था, महिलाओं के सामने घर से बाहर निकलने का एक संकट खड़ा हुआ था पिछली सरकारों के समय में, उस संकट से सरकार ने मजबूती के साथ उस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने के बाद प्रदेश में जो लागू किया उसके परिणाम देखने को प्राप्त हुए। कोरोना कालखंड में, संकट के उस दौर में हर नागरिक के साथ कैसे खड़ा होना है, सुख दुख में कैसे सहभागी बना जा सकता है, जीवन और जीविका के बीच में संतुलन बनाने का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सभी कार्यक्रम उस कालखंड में जिस प्रभावी तरीके से लागू करने के प्रयास हुए, स्वाभाविक रूप से आधी आबादी ने उन सभी जो मिथक थे, जो तमाम प्रकार के षड्यंत्र थे, उसे दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। और मित्रों, ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ सके, आज ये हम सबके सामने एक नई चुनौती होगी, क्योंकि यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश में नया बजट भी आ गया है। आपने देखा होगा कि सरकार का गठन पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और 2/3 से अधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास। सामान्य कार्यकर्ता भी आज विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। दोनों सदन में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत हो, यह पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और यह मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए अनथक प्रयास किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। नया बजट भी आपके सामने आ चुका है। मित्रों, सरकार ने अपना नया बजट प्रस्तुत किया है। नई सरकार का नया बजट, लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसके आधार पर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन की अदालत में गए थे। 130 संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े थे। पहले ही बजट में 97 संकल्पों को पूरा करने के साथ सरकार उसके लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की व्यवस्था भी बजट में प्रावधान कर चुकी है कि इन सभी संकल्पों को बिना कोई विकल्प दिए हुए उन्हें अक्षरशः पूरा करना है और उसे अक्षरशः पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। वे संकल्प जमीनी धरातल पर भी कार्य करते हुए दिखाई दें।
हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए परिवार कार्ड की प्रक्रिया कैसे बननी है। हर परिवार के पास अपना एक स्पेशल कार्ड हो और उस कार्ड के माध्यम से उस परिवार को मिलने वाली केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ के साथ साथ उन्हें कौन सा रोजगार और नौकरी मिली है, इस प्रक्रिया को भी हम लोग तकनीक के माध्यम के साथ जोड़ते हुए हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया के साथ भी प्रदेश सरकार ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। और मित्रों, यही नहीं, अभी 3 जून को उत्तर प्रदेश के अंदर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही प्राप्त हो रहा है। ये 75,000 करोड़ रुपए का मतलब एक सामान्य राशि नहीं, बल्कि ये निवेश हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार लेकर के भी प्रदेश के अंदर लेकर के आएगा। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी अपनी यहां पर कर ली है। प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना ने आज उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित किया है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की एक्सपोर्ट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अपने परंपरागत उत्पादों के माध्यम से कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित हो रहा है। कोरोना कालखंड में भी जीवन और जीविका को बचाने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग नए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चीन से लेकर के आए कि चीन में जो था पहले, लेकिन चीन के प्रति दुनिया के अविश्वास का परिणाम आज वहां से निवेश उठ करके दुनिया की तरफ जब भाग रहा है, तो उसमें से देश की पहले डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके हम लोगों ने सफलतापूर्वक उससे प्रोडक्शन भी अपना प्रारंभ कर दिया है कि अब चीन दुनिया के अंदर निवेश के सबसे बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुआ है और उत्तर प्रदेश भारत के अंदर निवेश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन होगा। यह उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, बहुत सारे कार्यक्रमों को इस दौरान आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का बेहतर प्रयास हुआ है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 1947 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1947 में नेशनल एवरेज के बराबर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी थी, लेकिन धीरे धीरे करके राजनीतिक संक्रमण का ऐसा दौर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में गरीबी आने लग गई, उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने लग गया, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, ऐसे लगता था जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का राज हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय को दुगने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज वह उत्तर प्रदेश विश्व व्यवसाय की सुगमता के लिए देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। यह एक बेहतर उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारता हुआ दिखाई देता है। और यही नहीं, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने, नई सरकार ने अपने कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आपने विगत 1.5-2 महीनों के अंदर देखा होगा। रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है।
हनुमत जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर नमाज न होना, यह उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादत गाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो अनावश्यक शोरगुल था, उस शोरगुल से कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे 70,000 से अधिक माइक जो धर्मस्थलों पर लग करके पहले तमाम लोगों को परेशान करते थे, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई नवजात शिशु है, और लगभग 60,000 माइक की आवाज परिसर तक सीमित हो जाना, यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसे लेकर के लोग मानते हैं कि वास्तव में जिन बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, माइक कभी दंगा का कारण बनता था, माइक कभी अराजकता का कारण बनता था, माइक कभी दो पक्षों में आपसी तनाव का कारण बनता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ही उतरते हुए दिखाई देते हैं और लोगों के मन में एक नए विश्वास को जागृत करते हुए दिखाई देते हैं। और इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तैयार है, जो एक मजबूती के साथ अपनी एक नई पहचान देने के लिए देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत है। उस विश्वास के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उस विश्वास को आगे बढ़ाने की ही प्रक्रिया है। जब कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को हम जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम का हिस्सा बन सके, उस अभियान को आगे बढ़ा सकें, और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हों, गरीब कल्याण से जुड़े हुए योजनाएं हों, युवाओं से संबंधित हों, महिलाओं के कल्याण से संबंधित हों, या फिर समाज के विभिन्न तबके के हितों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम हों, ये सभी कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करते हैं और सभी योजनाएं प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने के एक बृहद अभियान का हिस्सा है। और उस बृहद अभियान के हिस्से बनने के लिए ही आज हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और 8 वर्ष के इन कार्यक्रमों को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम हम केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अपने इस कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए किया है, उस परिवर्तन को हम नए सिरे से आगे बढ़ा सकें। मित्रों, विगत कार्य समिति के बाद आपने काशी में काशी विश्वनाथ धाम के भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी अपनी आंखों से देखा होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। साथ साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है, उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी।
इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा, क्योंकि यही तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके बारे में हमेशा लोग इसी बात की चर्चा करते हैं। और अटल जी ने ठीक कहा, एक कार्य समिति उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। सरदेव अटल जी ने यही बात कही थी मित्रों, जिन्होंने कहा था कि इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, एक विराटता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के चलना होगा। और उसके लिए, उस विराटता को अंगीकार करने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, जो सरदेव अटल जी ने हम सबको दिया था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उस संकल्प को लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत की इस तस्वीर को देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए हमने देखा है। दुनिया को नेतृत्व देने वाले भारत के रूप में आज हम प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देख रहे हैं और यह कार्य समिति 2024 के इन संकल्पों को साकार करती हुई दिखाई देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की ऐतिहासिक सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के अपने सभी पदाधिकारियों का और उत्तर प्रदेश के सभी कोटि कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी एक कार्य समिति 2024 के रोड मैप के साथ अगले 15 दिन का जो कार्यक्रम 8 वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगा, उसे पूरा करने में हम सफल होंगे। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। आप सबके प्रति कदम से कदम मिला करके पूरी सरकार आपके साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये कार्य समिति आपके इस पाथेय के लिए आपका अभिवादन करती है। अब मैं आग्रह करूंगा हम सभी लोगों से कि अब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनेंगे और अपने अपने स्थान पर बैठकर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल रही है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। इस पहल को नाम दिया है। खास बात यह है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्वयं सहायता समूह के ये स्टोर तंजावुर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं। इनकी देखने की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही हैं। ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तंजावुर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जीआई प्रोडक्ट के अलावा खिलौने, मेक और आर्टिफिशियल गैलरी भी बनाते हैं। ऐसे स्टोर की वजह से जीआई प्रोडक्ट के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की बिक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली है। इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है, बल्कि महिलाओं की आमदनी बढ़ने से उनका सुदृढ़ीकरण भी हो रहा है। मेरा मन की बात के श्रोताओं से भी एक आग्रह है, आप अपने क्षेत्र में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप जानकारी जुटाएं और ज्यादा से ज्यादा इन उत्पादों को उपयोग में लाएं। ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही, आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति देंगे। साथियों, हमारे देश में कई सारी भाषाएं, लिपि और बोलियों का समृद्ध खजाना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, ये हमारी पहचान है। ये डायवर्सिटी, ये विविधता एक राष्ट्र के
अधिक सशक्त करती है और एकजुट रखती है। इसी से जुड़ा एक बेहद प्रेरक उदाहरण एक बेटी कल्पना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँ। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटक में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी, बल्कि 92 नंबर भी ला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। उनके बारे में और भी कई बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी। कल्पना मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली है। वे पहले टीबी से पीड़ित रही थी और जब वे 3री कक्षा में थी तभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कल्पना बाद में मैसूर की रहने वाली प्रोफेसर तारामूर्ति के संपर्क में, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। आज वो अपनी मेहनत से हम सब के लिए एक उदाहरण बन गई है। मैं कल्पना को उनके हौसले के लिए बधाई देता हूं। इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी है पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू जी। टूडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बेसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ड चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्रीपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी। मैं श्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों सराहना करता हूं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर भी जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको खान पान, कला, संस्कृति, पर्यटन समेत ऐसे कई विषयों पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं। इससे आपको अपने देश के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप देश की विविधता को महसूस भी करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। जहां श्रद्धा है वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ
जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में से कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बैनवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला इस अभियान का नाम ही उन्होंने मन की बात रख दिया। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया। ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय प्रवृत्ति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में 4 धाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा, जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाए, इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे, शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण हमें इसे कभी नहीं भूलना है, उसे जरूर बनाए रखें। और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 21 जून को हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ, कोरोना से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी बरतें। वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हालत पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहद इनोवेटिव उदाहरणों के बारे में मुझे जानकारी मिली। इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग। एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम होगा। इसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया जाएगा।
यानी सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा, धरती के अलग अलग हिस्सों से हम योग के जरिए उसका स्वागत करेंगे। अलग अलग देशों में इंडियन मिशन वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कार्यक्रम शुरू होगा, पूरब से पश्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी, फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। इन कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी, यानी ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। आप भी इसे जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। ये जगह कोई प्राचीन मंदिर और पर्यटन केंद्र हो सकता है, या फिर किसी प्रसिद्ध नदी, झील या तालाब का किनारा भी हो सकता है। इससे योग के साथ साथ आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समय योग दिवस को लेकर 100 डे काउंटडाउन भी जारी है, या यूं कहे कि निजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कार्यक्रम 3 महीने पहले ही शुरू हो चुके हैं। जैसा कि दिल्ली में 100वें दिन और 75वें दिन के काउंटडाउन प्रोग्राम हुए, वहीं असम के शिवसागर में 50वें और हैदराबाद में 25वें काउंटडाउन इवेंट आयोजित किए गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने यहाँ अभी से योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, हर किसी को योग दिवस के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए, प्रेरित कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। अपने कई कार्यक्रमों के बीच मुझे कुछ शानदार शख्सियतों से मिलने का मौका मिला। मैं मन की बात में आपसे उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। वे लोग हैं तो जापान के, लेकिन भारत के प्रति इनमें गजब का लगाव और प्रेम है। इनमें से एक है हिरोशी कोइके जी, जो एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कंबोडिया में हुई थी और पिछले 9 सालों से ये निरंतर जारी है। हिरोशी कोइके जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहां लोकल आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित 9 देशों में प्रोडक्शन किए हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है। हिरोशी कोइके जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है। इस वजह से उनके काम में विविध रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नृत्य, बाली नृत्य, थाई नृत्य के जरिए इसे और आकर्षक बना देते हैं। खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मातृभाषा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खूबसूरती से इस विविधता को प्रदर्शित करती है।
और म्यूजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जीवंत बना देती है। उनका उद्देश्य इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और को एग्जिस्टेंस का क्या महत्व है और शांति का रूप वास्तव में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा मैं जापान में जिन अन्य 2 लोगों से मिला वे हैं आत्सुशी मात्सुओ जी और केंजी योशी जी। ये दोनों ही 10 प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का संबंध रामायण की उस जापानीज एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी। ये प्रोजेक्ट जापान के बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर युगो साको जी से जुड़ा हुआ था। करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायण के बारे में पता चला था। रामायण उनके हृदय को छू गई, जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जापानी भाषा में रामायण के 10 वर्जन्स पढ़ डाले और वो इतने पर ही नहीं रुके, वे इसे एनिमेशन में भी उतारना चाहते थे। इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाए गए भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में गाइड किया गया। मुझे बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहनते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आशीर्वाद की परंपरा क्या होती है, प्रातः उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें अब 30 सालों के बाद ये एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पूरा होने की संभावना है। हमसे हजारों किलोमीटर दूर जापान में बैठे लोग जो न हमारी भाषा जानते हैं, जो न हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पण, ये श्रद्धा, ये आदर बहुत ही प्रशंसनीय है। कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौरे गांव का है। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांव वासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही समाज को सशक्त कर सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में
यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए, और जिसका एक ही मार्ग है, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आप सब अलग अलग विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव मुझे भेजते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है। मन की बात के अगले संस्करण के लिए आपने सुझाव भेजना भी मत भूलिएगा। इस समय आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन आयोजन में आप शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। नमो ऐप और माय गॉव पर मुझे आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के मौसम में आप पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहे, ये जरूर याद रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के साथ ही अरे अभी टाइम है, निकालो सभी लोग 25 मिनट के लिए जा सकते हैं। 11 पर पुनः यहाँ के ऊपर आएंगे और फिर से मैं एक बार आप सबको सूचना के लिए कि ये प्रथम 3 पंक्तियां जो हमारी आरक्षित है, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री